ओके, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, कल की क्लास बीच में रुक गई थी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। कल की क्लास में एक बेनिफिट ये हुआ कि हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे, जो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो मैंने किया था कुछ बातें इधर उधर की, जिसके अंदर मेरा मेजर फोकस एक वर्ड पे था, जिसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं जिसको? रीजनेबल एश्योरेंस। इस बता देता हूं कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो क्या वो 100% चेकिंग करता है? क्या वो 100% चेकिंग करता है? यस और नो? नो, 100% चेकिंग नहीं कर पाता ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से वो 100% चेकिंग नहीं कर पा रहा। तो हमने उसे कह दिया कि क्या वो गारंटी देगा कि सब कुछ सही है? क्या वो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोले तो 100%, एश्योरेंस बोले तो कॉन्फिडेंस लेवल, क्या वो 100% हमारे को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सब बढ़िया है? नहीं, वो हमें क्या देगा? सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल बोले तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस या लो लेवल ऑफ एश्योरेंस? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। बात समझ आती है? ये रीजनेबल बोले तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई क्यों बोला था मैंने? क्योंकि नहीं, बट इट इज नॉट 100%, तभी रीजनेबल है। बट वाई इट इज अगेन हाई? क्योंकि हमने कुछ प्रोसीजर, सारे वर्ड ना बोल दो आप, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स जो हमने इंप्लीमेंट करे, वो हमने मेटीरियलिटी, ये वर्ड बोलते ना, मेटीरियलिटी लेवल देखकर अप्लाई करें। तो दैट मींस कि जब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए थे तो हमने इंपॉर्टेंट चीजों पर ही लगाया है, और इंपॉर्टेंट चीजों से ही हमने एश्योरेंस गेन किया है। अगर सब हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया जो कि मेटीरियलिटी लेवल के बाद आया है, अगर वो सब सही है तो हम कहेंगे ओवरऑल सब सही है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये सारी क्लास है और मुझे ये जानना है कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, या इस क्लास के बच्चों का इंटेलेक्चुअल या ये पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं सबका रिपोर्ट कार्ड चेक करूं, नंबर वन ऑप्शन। बट व्हाट इफ आई से आई हैव ओनली 5 मिनट्स, तो शायद मैं सबका रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं कर सकता। मैंने रैंडमली कुछ बच्चे पिकअप कर लिए, ठीक है, और उन सबका रिपोर्ट कार्ड अच्छा निकला, तो मैं क्या मानूंगा कि पूरी क्लास अच्छी है, तभी रिपोर्ट कार्ड सबका पांचों का ठीक आया। मान लेते पांचों का पांचों ही डफर थे, ठीक है, पांचों के पांचों को ही कुछ नहीं आता था, क्लास में ध्यान नहीं देते थे और रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव चल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि पूरी क्लास ही नेगेटिव। अब मेरा जो डिसीजन बन रहा है वो उस सैंपल पे बन रहा है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। यस और नो? मेरा मेरा जो डिसीजन बन रहा है, जो ओपिनियन बन रहा है, वो किस पे बन रहा है? सैंपल पे। अब आप मुझे बताओ, क्या सर सैंपल भी गलत हो सकता है? हो सकता है, ऐसी क्या बात है, प्रैक्टिकल रीजन से हो सकते हैं। मैं भी तो एक इंसान हूं, मैंने भी तो सैंपल सिलेक्ट किया, चाहे वट एवर मेथड्स मैंने चुने हो, चाहे मैंने कितनी कोशिश करी हो कि सैंपल बेस्ट टू बेस्ट हो, बट गलती तो हो सकती है। 100% तो नहीं कह सकता उस बात में भी, ठीक है ना। अगर गलती हो गई तो ओपिनियन गलत होगा या नहीं होगा? ओपिनियन गलत होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, इस रिस्क को मैं बोलता हूं, इस रिस्क को मैं क्या बोलता हूं? ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क बेसिकली ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब गड़बड़ है, बट मैंने क्या दे दिया? क्लीन रिपोर्ट दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने जो सैंपल सिलेक्ट किया वो क्या पता उन्होंने मुझे ये बताया कि सब कुछ सही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सैंपल में वो 5 बच्चे ऐसे उठाए जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है, तो मैंने सोच लिया पूरी क्लास नेगेटिव है, जबकि क्या पता ऐसा ना होता। क्या पता क्लास
अच्छी इंटेलेक्चुअल है, सब इंटेलिजेंट है, बस मेरा सैंपल ही गलत था, तो मेरा ये रिस्क गलत हो गया, मेरा ये असेसमेंट गलत हो गया, तो ये बन गया एक ऑडिट रिस्क। कि हम ऐसा भी हो सकता है कि गड़बड़े हैं, मैंने क्लीन रिपोर्ट दे दी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेजर गड़बड़ है ही नहीं एज अ होल, और मैंने गलत रिपोर्ट दे दी, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो ये बताओ ऑडिटर स्टैंड पॉइंट से। आप लोग ऑडिटर बनोगे, आप लोग ये सैंपल सिलेक्ट करोगे, आप लोग सोचो कि आप लोगों से गलतियां नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी। तो ये ऑडिटर जब रिपोर्ट बनाता है तो ये बातें डिस्क्लेमर में लिखता है, बोलता है, कहता है मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी गलतियां कर सकता हूं, मेरी ये ऑडिट एक स्पेसिफिक सैंपल के ऊपर है, वो सैंपल मैंने सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड्स ऑन अकॉर्डिंग के इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ये सैंपल भी गलत हो सकता है, मेरा ओपिनियन भी गलत हो सकता है, ठीक है? तो इसको वो डिफाइन करके चलता है अपनी रिपोर्ट में। कहता मैंने जितना सोचा, जितना समझा, जितना मुझे आता है, जितना मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी कॉम्पिटेंस है, जितनी मेरी स्किल है, सब कुछ जितना मेरे पास है, उसके बेसिस पे तो मैंने ये ओपिनियन बना लिया, बट स्टिल मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, इसको बोलते हैं ऑडिट। क्या ये वर्ड क्लियर होता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। सर अभी से क्यों कराते हैं? क्योंकि ना ये वर्ड आ सकता है आज के लेक्चर में कहीं ना कहीं, ठीक है? तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, कोई मुझे बताएगा कि ऑडिट रिस्क क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप क्या समझे? ओपिनियन भी गलत हो सकता है, ठीक है? मतलब मैंने गलत ओपिनियन दे दिया, ओपिनियन देना था कुछ और, दे दिया कुछ और। ओके, टॉपिक समझ आया छोटा सा? चलो अब ना नोटबुक में अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ राइट डाउन भी करेंगे। सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ टू परफॉर्म ऑडिट। कोई जवाब दे सकता है इस चीज का? ऑडिटर पहले कंपनी में जाएगा और जो भी एसोसिएटेड पर्सन होगा पावर से, वो उनको डिमांड करेगा ऑडिटर कि हमें एसओपीज दी जाए कंपनी की। एसओपी मिलने के बाद वो उसमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखेगा जो भी सारा है, एंड उसको देखने के बाद वो एक मतलब सिलेक्ट कर लेगा भी इसके अंदर क्या मटेरियल है। उसमें उसके उस बेस पे वो पहले उसको ज्यादा अच्छे से चेक करेगा सारे स्टैंडर्ड्स के साथ। ओके, अब यहां पे मैं होल्ड कर दूं प्लीज। इन्होंने ये बताया, बिल्कुल सही बताया, मतलब मुझे खुशी है कि जो मैं मैसेजेस आप लोगों को दे रहा हूं वो आप तक पहुंच रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम आप इतनी बड़ी कथा नहीं लिखोगे पेपर में, ये कथा तो समझाने की थी। जैसे रामायण सुनते हैं, राम जी गए वन में, चल रहे थे, कांटा चुभ गया था, ठीक है, अच्छा लगा, सारी कथा पूरी सुनी, बट पेपर में पूरी कथा थोड़ी ना लिखोगे। पेपर में सीधा क्या लिखोगे? समरी, कि राम जी वन में गए, 14 ईयर्स लगाए, ऐसे पूरी समरी करोगे। एक एक दिन का थोड़ी ना विस्तार में बताओगे। मैंने तो तुम्हें विस्तार में एक एक दिन बताया कि गेट पे भी तुम्हें रोक लिया, अंदर भी तुम्हें रोक लिया, तुमने कुछ पूछ लिया तो तुम्हें धमका भी दिया। ये तो मैंने तुम्हें विस्तार से सब कुछ समझाया कि ऐसा भी होता है। बट अगर मैं बेसिक क्वेश्चन से बात पूछूं, अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करते हो? एज पर अकाउंटिंग। तो ऑडिटिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है? ऑडिट की ना बस यही खासियत है, मैंने क्या कहा था कल, वर्ड्स के ऊपर फोकस है। आपको पता है, आपको एक सिंपल सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। मैंने बीडीओ के ही, आप कहोगे सर आप बीडीओ के बड़े एग्जांपल दे रहे हो, क्योंकि रिसेंटली मैं उन लोगों से थोड़ा डील ज्यादा कर रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि ऐसे भी प्राणी है धरती पे। मतलब वो एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, ही इज जीनियस। आप उनसे अगर कुछ भी बात पूछ लोगे ना, तो उनका मोस्टली आंसर वन वर्ड में आएगा। मोस्टली आंसर, चाहे कितना ही बड़ा आंसर हो, वो कोशिश करेंगे एक जैसे। उनसे ये भी पूछ लिया जाए ना, ये हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, अगर ये भी पूछ ले तो वो ये नहीं कहेंगे गुड मॉर्निंग आई एम वेल हाउ अबाउट यू समथिंग, कुछ भी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक वर्ड में आंसर देंगे अपना। मतलब वो अपने टाइम की कीमत समझते हैं कुछ ज्यादा, और जो लगता है कि होना भी ऐसी ही चाहिए। ही इज वेरी बिजी मैन, उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो क्या करते हैं, एक वर्ड में आंसर करना पसंद करते हैं। ऐसी अगर ये वन वर्ड का आंसर होता, हाउ टू परफॉर्म ऑडिट,
या 1 मार्क्स का आंसर होता तो क्या एक पैराग्राफ जितनी कथा लिखोगे? या तो सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हो, वेरी गुड, और सेक्शन भी तो हमारे को कोई चीज ही बताएगा, तो हम सीधा क्या कहेंगे, हाउ टू परफॉर्म ऑडिट, आंसर इज इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बात खत्म। जाओ स्टैंडर्ड्स पढ़ लो, वैसे करेंगे। स्टैंडर्ड्स में सारी बात लिखी होगी या नहीं लिखी होगी? लिखी होगी ना। आपको ये जो मैंने बातें बताई मेटीरियलिटी वाली, क्या कोई ऐसे होगा तभी तो मेटीरियलिटी का कंसेप्ट आया? रिपोर्ट होगी तभी तो ओपिनियन की बातें हो रही हैं। ये सारी बातें आपको एसेस में मिलेंगी। तो मैंने वन वर्ड चुन लिया सीधा कि मुझे सारी कथा नहीं बतानी, मुझे डायरेक्शनली बता देना है कि ऑडिट कैसे परफॉर्म होगी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन। तो अगर बेसिक बात करूं तो हाउ टू परफॉर्म ऑडिट, तो आंसर इज इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैंने कंपनीज एक्ट का सेक्शन भी यहां पे लिख दिया, जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस। जिन जिन बच्चों ने लॉ पढ़ चुके हैं वो रेफर कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बाद में कर लेंगे, जस्ट फॉर रेफरेंस। सर ये पेपर में आएगा नहीं आएगा, जस्ट वो आपकी ज्ञान के लिए। ये थी ज्ञान की बात, ठीक है, ये सिर्फ ज्ञान की बात थी, इसके बाद पढ़ लिया, बात खत्म। अब एक बात बताओ, इंडिया में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, यस और नो? ऑब्वियसली फॉरेन में भी ऑडिट होती है तो वहां पे भी होंगे या नहीं होंगे? यूएसए में भी होंगे या नहीं होंगे? यूके में भी होंगे या नहीं होंगे? ऑस्ट्रेलिया में भी सब जगह होंगे। क्या वहां के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे या सेम होंगे? वहां के स्टैंडर्ड सेम होंगे या अलग होंगे? क्यों अलग होंगे? वहां पे ऑडिट करने के लिए तरीका अलग क्यों होगा? सबकी कहते हैं बुक कीपिंग अलग होगी। बुक कीपिंग अलग क्या होगी? क्या वहां पे डेबिट को क्रेडिट बोलते हो, क्रेडिट को डेबिट बोलते हैं? मेथड्स कैन बी डिफरेंट, फाइन, बट द वे ऑफ ऑडिटिंग ये क्यों डिफरेंट होगा? वाई डू यू थिंक कि वे ऑफ ऑडिट डिफरेंट होगा? वहां पे क्यों मेटेरियलिटी चेक नहीं किया जाएगा? वहां पे क्यों ओपिनियन सेम तरीके का नहीं दिया जाएगा? बताओ। वहां पे भी वही प्रोसीजर्स इंप्लाई किए जाते हैं। तो जस्ट सो यू नो, पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यूनिफॉर्म है, सेम है। आप कहीं चले जाओ सेम स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, सेम नंबर मिलेंगे, जो एसए का जो नंबर भी है ना वो भी सेम है। तो दैट मींस ग्लोबली सारे स्टैंडर्ड्स सेम है। आप कहीं जाके ऑडिट कर लो, ऑडिट करने का तरीका वही है। आइए बात समझ। आपकी ये बात गलत नहीं कहूंगा कि नेचर ऑफ द एंटिटी, ठीक है, उसके बेसिस पे देखो, अगर डिफरेंस होगा तो वो सिर्फ एफआरएफ में होगा, ठीक है। आप लोग जो जवाब दे रहे थे ना वो एफआरएफ का जवाब दे रहे थे। इंडिया का एफआरएफ अलग है, यूके का एफआरएफ अलग होगा, यूएसए का अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, कनाडा का अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होगा, ये मान सकते हैं बिकॉज हर जगह का अपना लॉ है। तो वो हो गया रिपोर्टिंग का मेथड अलग हो सकता है, बट क्या डेबिट क्रेडिट वही रहेंगे? वही रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑडिटेड भी है वो भी जो स्टैंडर्ड्स है वो सेम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है? फॉरेन में आईएफआरएस है, इंडिया में इंड एएस है। तो इंड एएस आईएफआरएस का ही रेप्लिका है, बट थोड़े बहुत चेंजेस है, कोई बात नहीं। फॉरेन ने भी ऐसे कुछ कंट्रीज ने चेंजेस कर रखे होंगे अपने रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पे बात क्या हो रही है, अगर कुछ चेंज है तो एप्लीकेबल एफआरएफ में चेंज है, ना कि स्टैंडर्ड्स में। ये बात समझ आई? तब भी मैंने एफआरएफ के ऊपर वर्ड क्या लिखवाया था? एप्लीकेबल। याद आ रहा है उसका भी रेलिवेंस क्यों है? कि आप कहीं की भी ऑडिट कर लो। अभी जब से हमने ऑडिट स्टार्ट करी है, मैंने एक बार भी आपको बोला कि ये डेफिनेशन इंडिया के लिए एप्लीकेबल है? बताओ, ऑडिट में क्या इंक्लूड होता है इंडिया में, ऐसी कोई बात एक बार भी आई है? जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इंडिया वर्ड ही नहीं यूज किया अभी तक मैंने, जब मैंने कंट्री स्पेसिफिक कुछ मैसेज ही नहीं दिया, तो आपको ऐसा कुछ एज्यूम नहीं करना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यूनिफॉर्म है, एप्लीकेबल जो है वो पूरे ग्लोबली सेम, ऑलमोस्ट 100% मोस्टली सेम ही है।
नंबर भी मोस्टली सेम चल रहा है, बस नोटिफिकेशन अलग अलग है। ठीक है, नोटिफाई अलग अलग अथॉरिटी ने कर रखे हैं, बट एक ही चीज को नोटिफाई कर रखा है। तो अगर आपने कभी किसी ग्लोबली किसी दूसरी एंटिटी की ऑडिट करनी हो, ठीक है, तो आप सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, सब कुछ सेम ही अडॉप्ट करोगे, बिल्कुल से, कोई अलग ही नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कम है? फिर ज्यादा है ऑडिटर। तब कहता हूं पहचान बनाओ। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बेसिक सा पॉइंट है, मैंने इसलिए करा दिया, क्या पता करेक्ट इनकरेक्ट या कहीं पे भी आ जाए किसी डायरेक्ट में। इज ऑडिट मैंडेटरी? क्या ऑडिट मैंडेटरी है? बताओ बच्चों, बताओ, क्या लगता है? क्या है? ये आंसर सर दोनों है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है किसके लिए बात कर रहे हो। अगर कंपनी की बात कर रहे हो तो यस, यस और नो। टैक्स ऑडिट पर्पस से बात कर रहे हो, मतलब अगर किसी एंटिटी ने टर्नओवर एक्सीड कर लिया लिमिट से, तो उसको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी नहीं करवानी पड़ेगी? सुना है टैक्स ऑडिट का सेक्शन 44AB? किस किस ने टैक्स पढ़ लिया? अभी शुरू हुआ है, चलो आगे आप लोग पढ़ोगे पीजीबीपी में, एक ही बच्चा है। ओके, तो पीजीबीपी एक आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी में एक सेक्शन आता है 44AB, ठीक है, उसके अंदर कहता है कि अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से आप क्रॉस कर जाते हो, टर्नओवर मतलब रेवेन्यू का अगर स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहां पे यस हो गया। अगर नहीं है तो आप क्या फिर भी करवा सकते हो? क्या आप फिर भी ऑडिट करवा सकते हो? यस। तो ऑडिट कराने के बेनिफिट, क्या रीजन है ऑडिट कराने के लिए? आप फिर भी ऑडिट क्यों करवाओगे? ड्यू टू बेनिफिट्स ऑफ, क्योंकि ऑडिट के बेनिफिट्स हैं, ऑडिट करवाने के बेनिफिट्स हैं, इसलिए अगर जिसके ऊपर लीगली बाउंड नहीं है वो भी क्या करवा सकता है? यस, करवा सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मेरी एक कंपनी है जो इंडिया में चल रही है, ठीक है, मेरी यहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एसी बनाने की, बड़े लेवल पे मेरा काम है, बहुत पैसा है। मैं अब फॉरेन चला गया, 6 महीने से मैं फॉरेन बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं वहां पे भी एक एसी का प्लांट लगा लो, इस वजह से मैं वहीं हूं। मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ महीने में अभी और इंडिया नहीं आ सकता, तो अब मुझे डर है कि कहीं मेरा बिजनेस जो इंडिया में चल रहा है वो गलत तो नहीं चल रहा। तो पहला क्वेश्चन आया, क्या मुझे ऑडिट करवानी चाहिए? यस और नो? यस, ऑडिट करवा के क्या मैं ये एश्योरेंस, एब्सोल्यूट की तो बातें नहीं कर रहा, बट रीजनेबल एश्योरेंस तो ले सकता हूं ना कि हाँ, चाहे मैं प्रेजेंट नहीं हूं इंडिया में, फिर भी मेरा बिजनेस बढ़िया ढंग से चल रहा है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आई? ये पेपर का क्वेश्चन था जो मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या लगा? बढ़िया था या नहीं था क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, बेनिफिट्स क्या आ गया था। तो आओ बेनिफिट्स की बातें करते हैं। सबने लिख लिया था ना? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो आइए क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, या जिसको बोला जाएगा नीड ऑफ ऑडिट। ज्यादा नीड फॉर ऑडिट कर दो इसको, नीड फॉर ऑडिट कर दो। हां जी, आंसर। अब आप लोग मुझे बताइए ऑडिट क्यों करवानी है? क्या बेनिफिट हो सकते हैं? आपको मैंने होमवर्क दिया था ना, कुछ पढ़ के आए हो? झूठे, शक्ल बता रही है नहीं पढ़ के आए। बताऊं कौन कौन से बच्चे थे शक्ल से ही? जो कल नहीं आए थे वो तो वैसे ही हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ जी,
कौन बताएगा क्या बेनिफिट? अब तो तुम पढ़ के आए हो, ठीक है, अब तो पढ़ के आए हो, एक बारी समझ के, तो मैंने कहा ही नहीं था कि समझना है, समझाने का काम तो मैं करवाऊंगा, बट क्या पढ़ के आए थे बताओ? अपॉर्चुनिटी है क्लास में पार्टिसिपेशन, नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर एक हाई क्वालिटी। यस, व्हाट हाई क्वालिटी? हाई क्वालिटी किसकी? बस सर जो ऑडिटिंग कराएंगे हम उसकी हाई क्वालिटी नहीं, मतलब ऑडिटिंग हाई लेवल करवाएंगे नहीं, ऑडिट हम क्यों करवा रहे हैं? हाई क्वालिटी ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन। अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है? Yes, स्पेशली आपको बता रहा हूं मैं कि क्यों इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस कर देते हैं यहां पे आके, ठीक है? हमें हाई क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो हमें ऑडिटिंग का सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अब ऑडिटर आएगा, मेरे केस में, मेरे एग्जांपल में, मैं तो फॉरेन में बैठा हूं, वो इंडिया में आएगा, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेगा नहीं करेगा? तो मुझे पता चल जाएगा ना कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कहां पर गड़बड़ हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं फेक एक्सपेंसेस डाल दिए उसने, ऐसा तो नहीं मेरे पीछे से गलत एग्रीमेंट्स कर लिए? से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी ना देख के जाएगा ऑडिटर, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी चेक करेगा। बात समझ आई? तो यहां पे पॉइंट ही क्या बन गया? हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लिख सकते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब वही है, हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, जब वो हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर जब मुझे ये पता चलेगा उसने डिटेल्ड में सब कुछ चेक करा है, तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा? मुझे क्या बेनिफिट होगा? रीजनेबल। तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। अभी मेरे एग्जांपल में यूजर सिर्फ मैं ही हूं, बट ऑडिटिंग के केस में जब आप एक कंपनी की ऑडिट करने जाओगे तो और भी यूजर्स हो सकते हैं, यस और नो? तो सर और भी यूजर्स तो हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? मेरे एग्जांपल में मालिक सबसे पहला, मैं खुद, तो मैं क्या बन गया यहां पे? शेयर होल्डर। सेकेंड, क्रेडिटर्स, जिन्होंने लोन देना है, या लेंडर्स भी बोल सकते हैं। पता है एक चीज याद रखना, यूजुअली जब लेंडर्स की बात होती है तो दिमाग में बैंक आता है, बट क्या सिर्फ बैंक ही लोन दे सकता है? नहीं, एक कंपनी भी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है, उसको इंटर कॉर्पोरेट लोन्स बोलते हैं। एक इंडिविजुअल भी दूसरी कंपनी को लोन दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है? डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो आप लेंडर्स वर्ड यूज करिए इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिसने भी बोला मैंने उसको एड्रेस करा ये पॉइंट, ठीक है? देन गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? अब शेयर होल्डर्स को क्या जानना है भाई? क्या शेयर होल्डर्स डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व है? क्या शेयर होल्डर्स डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व है? नहीं। पैसा किसका लगा हुआ है? अब मेरे एग्जांपल में भी मैं 1 साल से इन्वॉल्व हूं कोई? नहीं, मैं तो बाहर बैठा हूं, फॉरेन में बैठा हूं, तो मैं डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हूं। तो लिखिए, शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स। तो इसलिए उनको क्या चाहिए? उनको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन चाहिए या डिपेंडेंट एग्जामिनेशन चाहिए? तो देयर इज अ नीड फॉर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बताओ ये बात क्लियर होती है? बात क्लियर है ये वाली सबको? ओके, क्रेडिटर्स पे आ जाओ। क्रेडिटर्स या लेंडर्स किस लिए ऑडिटेड रिपोर्ट देखते होंगे? बताइए। क्रेडिट रिस्क असर्टेन करने के लिए, यस? तो पहला लिख सकते हैं टू असेस क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क बोले तो, क्रेडिट रिस्क बोले तो मेक
क्रेडिट डिसीजन। क्रेडिट डिसीजन बोले तो वेदर टू लेंड मनी और नॉट, या वेदर टू लेंड और नॉट, कि भैया पैसा देना है या नहीं देना। बताओ ये बात समझ आती है? क्या सबको ये बात समझ आती है? क्लियर है? बहुत बेसिक सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट किस लिए, बहुत पहले डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही, ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी बच्चा बताइए, ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ जी बताओ, गवर्नमेंट क्या करेगी ऑडिटेड रिपोर्ट का? टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। बताओ बच्चों क्या ये क्लियर है? यस और नो? तो यूजर्स हमारे 3 है, क्लियर है? ओके, अब आएंगे ना, अभी तो ये आउटसाइड वाले हैं, मैंने तो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं करा। रुको रुको जरा, सब्र करो अभी मैं कंप्लीट तो करता, अभी तो लिखवाया मैंने इतना। ठीक है, अब ये सारी चीजें एम्प्लॉय, जब आप ऑडिट करने गए तो आपको मैंने क्या कहा था? आपको एक पर्सन मिलेगा, यस और नो? डेजिग्नेटेड एग्जीक्यूटिव कोई मिलेगा जो आपका ध्यान रखेगा। वो किसका होता है? कंपनी का एम्प्लॉय होगा ही नहीं होगा? तो कहने का मतलब जब आप ऑडिटिंग करोगे तो आप किससे डील करोगे? कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ। तो जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो, ये सारी ऑडिटिंग आप कर रहे हो, तो ये इसका एक बेनिफिट क्या आ रहा है? आप हाउ, तो आप लिखिए इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। यस और नो? क्या ये एम्प्लॉइज के ऊपर मोरल चेक है या नहीं है? भाई ऑडिटर ने आना है, गड़बड़ मत करो, ऑडिटर ने आना है, ऑडिटर पता लगा लेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। बात सिंपल सी है या नहीं है? जब एम्प्लॉई को पता चल जाएगा कि यहां पे तो ऑडिट होनी है, तो वो फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा? क्या पता करे, बट बहुत प्लान्ड मैनर में करेगा। ऐसा नहीं है कि अपफ्रंट दिखी जाएगी गड़बड़। ठीक है, वो अवॉइड करेगा। उसके ऊपर एक मॉरल चेक होगा कि मुझे फ्रॉड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑडिट होने वाली है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आने वाला है जो ऑडिटिंग करेगा। तो इट कीप्स अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फॉर कमिटिंग फ्रॉड। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑडिटिंग करने से क्या ये बात मैं बोल सकता हूं कि हम फ्रॉड और एरर्स डिटेक्ट करेंगे? यस और नो? तो ऑडिट करने का बेनिफिट क्या है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ओ, या इसमें इरेजर का है ये? ओके, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड या फिर एरर। क्या ये बात क्लियर है? एंड नेक्स्ट, अब जब मैं फ्रॉड एरर तो मिला नहीं, बट क्या गलतियां तो मिलेंगी? मिस स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, चाहे मटेरियल ना हो, गलतियां तो मिल सकती हैं। अब मुझे वो डेफिशिएंसीज मिलेंगी तो मैं रिपोर्ट करूंगा, यस और नो? जब मैं ऑडिट करने गया तो मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, क्या पता बेसिक मिसस्टेटमेंट मिली, फिर भी मैं बताऊंगा तो सही। तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज। अब डेफिशिएंसीज देखो कहां पर होंगी? 2 जगह डेफिशिएंसीज। देखिए डेफिशिएंसी होंगी एक तो इंटरनल कंट्रोल्स में। मैं जब ऑडिट करने जाऊंगा तो मैंने सबसे पहले कल आपको एक बात बोली थी कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है
तो वो जाके अंडरस्टैंडिंग लेता है बिजनेस एनवायरनमेंट की। वो इंश्योर करना चाहता है कि कंट्रोल्स ज्यादा है या कम है। ज्यादा कंट्रोल होंगे तो गलतियां, अब एक बार मैं नीचे जा रहा हूं, यहां पे आऊंगा 1 मिनट में ऊपर वापस, एक बार सुनेंगे मेरी तरफ, देखिए देखिए, अगर कंट्रोल्स ज्यादा है तो बताइए गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो मेरे गलतियां होने के चांसेस, ये चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? और अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो रिस्क, तो ऑडिटर आते ही ऑडिट नहीं करता, वो आते ही सबसे पहले कंट्रोल्स इवेल्युएट करने बैठ जाता है। सबसे पहले तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस को समझ रहा है। बिजनेस को किस लिए समझ रहा है? टू इवेल्युएट कंट्रोल्स। कहता है मैं पहले कंट्रोल्स देख लूं, मुझे कंट्रोल से ही पता चल जाएगा कि मुझे कितने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने, क्या मुझे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं या कम ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, क्योंकि उसके पास टाइम कम है, उसे प्लानिंग करनी है, सब कुछ चेक करना है फटाफट से, ठीक है, टीम भी पूरी, सब टीम को पूरा काम भी देना है, तो इसलिए वो क्या करता है, पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा और कंट्रोल्स इवेल्युएट कर लेगा, और इवेल्युएशन के बेसिस पर वो ये डिफाइन कर लेगा कि मेरा जो रिस्क है, गड़बड़ होने का जो रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोम 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 गाना सुना होगा, यस और नो, तो ऐसे ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये अगर कंट्रोल ज्यादा है तो कम होगा, और कंट्रोल्स वीक है तो रिस्क बढ़ जाए। तो ऐसे जब मैं ऑडिट करने गया तो मैंने कंट्रोल्स के ऊपर ये बात बता दी, यस और नो, मैंने कंट्रोल्स में ये बात बता दी कि आई पॉइंटेड आउट द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल्स। ये बात समझ आई? और मैं डेफिशिएंसीज अदर मैटर्स में भी बता दूंगा, जो जो मैं चेक करते चल लूंगा कि भाई मैंने ये चीज चेक करी, मुझे यहां डेफिशिएंसी मिली, मैंने वो चीज चेक करी, मुझे ये डेफिशिएंसी मिली। फॉर एन एग्जांपल, सर एग्जांपल दो फटाफट से। जैसे मैंने ऑडिटिंग करी, मैंने क्या करा, फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन, FAV, क्या वर्ड यूज करा मैंने, फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन। क्या मतलब होगा इसका, क्या मतलब होगा बच्चों? जितने भी फिक्स एसेट्स कंपनी के पास हैं, मैं उसे वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या सारे हमारे पास है। तो क्या होगा, मैं एक हाथ में ले लूंगा फिक्स एसेट रजिस्टर, राइट, और फिक्स एसेट रजिस्टर के बेसिस पे मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास सारे एसेट्स जो रजिस्टर में आ रहे हैं वो है या नहीं है। अब दो चीजें होंगी, या तो सारे मिल जाएंगे या सारे नहीं। अगर सारे मिल गए, ओके, वेल एंड गुड, और मान लो सारे नहीं मिले, अब इसके भी दो सिचुएशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है फिक्स एसेट रजिस्टर में एसेट्स हैं, एक्चुअल में नहीं है, या फिर एक्चुअल में है और रजिस्टर में नहीं है। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो मैं ये डेफिशिएंसीज हाईलाइट करूंगा, ठीक है। ये डेफिशिएंसीज इधर से भी रिलेट करती हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ठीक है, और मैं ये डेफिशिएंसीज यहां पे भी बताऊंगा। बात समझ आई? तो ऑडिटर जब आया तो बेनिफिट्स लेकर आया ऑडिटिंग के, और ऑडिटिंग के बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ, इट गिव्स, किसको? यूजर बोले तो क्रेडिटर या लेंडर्स या फिर गवर्नमेंट। शेयर होल्डर क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, उनको एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन चाहिए। क्रेडिटर्स को क्रेडिट रिस्क असेस करना है, क्रेडिट डिसीजन लेना है कि हम पैसा दें या ना दें, और गवर्नमेंट कहती है मुझे टैक्स लायबिलिटी असेस करनी है, तो हम ऑडिटिंग करवाएंगे। साथ में इट कीप्स अ मोरल चेक, किस पे? एम्प्लॉइज पे, कि वो फ्रॉड ना करें। तो हम ऑडिटिंग करके फ्रॉड और एरर डिटेक्ट कर लेते हैं, और अगर कंट्रोल्स में कोई गड़बड़ है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। बताओ टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या लर्न भी हुआ कुछ? क्या लर्न हो गया?
अब 1 मिनट लगाओ, सारे बच्चे एक बार रीड करो, फिर बुक से रीड करेंगे और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने करने हैं। क्या कोई परेशानी? तो चलिए तब तक सब रीड करिए। ओके, पढ़ लिया? नहीं सर अभी तो पढ़ रही है। हाँ तो पढ़ो। हाँ जी, करें पढ़े इस टॉपिक को? यस और नो? आप सब मेरे साथ हो? बिल्कुल है सर। तो चलिए आइए इस टॉपिक को अभी कंप्लीट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड, एमटीपी में भी आया हुआ है मार्च 2019। ठीक है, ये पेज नंबर 3 पे आपके अवेलेबल है। कहां पर अवेलेबल है? पेज नंबर 3 पे। सबको मिल गया? मॉड्यूल पे आ गए आप सब? ओके, वेरी गुड। सबसे पहला, हाई क्वालिटी। किस चीज की हाई क्वालिटी? इंफॉर्मेशन। किस लिए? टू गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर। अब कॉन्फिडेंस किस चीज का? कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटेटिव है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है वो सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चेक करी है, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ले। और आउटकम किसके बेसिस पे आया होगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब जो हमने ऑडिट करी थी, मेरा इससे पहले सबसे पहला पॉइंट आज मैंने क्या सिखाया? हाउ टू परफॉर्म ऑडिट। मतलब हमने ऑडिट कैसे करी? एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी किसके बेसिस पे आएगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। कहते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डेली अफेयर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? मैनेजमेंट। तो हमारे को एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए जो ये बता दे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सही है और हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। सो दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल। क्या ये बात समझ आई? देन गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स और लेंडर्स को हेल्प करता है टू मेक क्रेडिट डिसीजन, दैट इज वेदर टू लेंड मनी और नॉट। मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स, क्योंकि उनको डर होना चाहिए, डर कि भाई ऑडिटर उसे डिस्कवर कर लेगा। क्या ये बात समझ आई? देन डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्रॉड और बोथ। पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स। इन कंट्रोल्स को लिखिएगा यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे? इंटरनल कंट्रोल्स। क्या ये टॉपिक इजी था? किसी को डिफिकल्टी लगी? चलो 5 पॉइंट फटाफट। सबसे पहले हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, सेकेंड गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। पहले यूजर्स की बात करेंगे। यूजर फिर 3 है हमारे पास, पहले कौन कौन से? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। शेयर होल्डर बोले तो कहता मैं डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझे चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट जो ऑडिटर आके चेक करे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वालिटेटिव है और रिलायबल है। देन क्रेडिटर क्यों देखेगा? टू इंश्योर, टू असेस क्रेडिट रिस्क सो दैट ही कैन मेक अ क्रेडिट डिसीजन। क्रेडिट डिसीजन बोले तो कि पैसा देना है या नहीं देना। डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट के लिए क्या है बेनिफिट? टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। एम्प्लॉइज के ऊपर मॉरल चेक कि फ्रॉड नहीं करना, फ्रॉड करोगे तो पकड़े जाओगे। और ऑडिटिंग करने आए हैं ऑडिटर, तो फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करेगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था लास्ट? इंटरनल कंट्रोल में अगर डेफिशिएंसीज हैं तो वो आइडेंटिफाई करेगा। क्या ये बात सबको समझ आई? तो इसी बात पे पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 21 आइए।
पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 21 मिल गया। इस क्वेश्चन को एक बारी आप लोग रीड करिए, फिर मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या लगी आपको। एक बारी रीड करिए, फिर मैं रीड करवाऊंगा। पेज नंबर 25, आगे क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 21। क्या ये एग्जाम्पल वैसा ही है जो मैंने डिस्कस किया था? हां जी, ये मेरे एग्जाम्पल से कुछ मिलता जुलता है या नहीं है? यस और नो? तो क्या कह रहा है, पीएसीई इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। देखो सबसे पहले यहां पे एम्फेसिस देखो क्या लिखा इसने। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं है। तो अगर वो करवाना चाहे तो करवा सकता, अगर मैंडेटरी होती फिर तो बात ही नहीं थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहां पे इसने स्टार्ट ही कैसे करा, आपको बताया कि दैट इट इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म of Mr. Abhinav engaged in the manufacturing of textile and handloom products. It sells its finished products both in the domestic as well as in the international market. The company is making total turnover of 50 crores. It has also availed credit limit, cash credit limit of 5 crores from, ये क्या है, एक तरीके का लोन। In the year 2024-25, proprietor is worried about the financial position of the company and is under the impression that since he is out of India, there might be that the firm might be running into losses. He approaches CA Mahesh about the advantages of getting his accounts audited throughout the year so that he may not suffer due to accounting weakness. तो यहां पे वो किस चीज की बात करना चाह रहा है हमसे, वो कह रहे हैं हम जो सीए महेश पे गया ये जानने के लिए कि ऑडिट कराने के क्या फायदे हैं। तो आप पेपर में क्या लिखोगे, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। चलिए देखिए आंसर नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए आंसर, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, शेयर होल्डर्स क्योंकि इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स क्योंकि डेली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कौन बना रहा है, मैनेजमेंट। तो उनको एक नीड है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल, दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज टू कमिट fraud, helpful for the authorities to determine tax liabilities। ठीक है, audited financial statements can be relied by lenders, bankers for making credit decision, detection of errors and fraud, और इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर भी हमें कमेंट बता देगा कि वो वीक है या सही है, या वीक है या नहीं है। सिंपल। क्या ये बात क्लियर है? सर 4 नंबर का आ जाए तो एनी 4 पॉइंट बढ़िया से लिख देना, 4-5 पॉइंट, और इस आंसर को क्लोज कर सकते। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो पानी पिएंगे सारे बच्चे और हम नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। नोट्स ये बंद कर दो, फिर से आएंगे इस पे ऊपर वापस से। सब बच्चे पानी पिएंगे, सब बच्चे पानी पिएंगे फटाफट से। क्या हुआ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, बातें थोड़ी ना करने को कही थी।
हाँ जी, पी लिया सबने? ऑल गुड? नींद आ रही है? नींद आ रही है? किसी को तो हर वक्त ही आती है। तुम लोग ना चेक करो, कुंभकर्ण से तो नहीं आए, दूर से पीछे चेक करो। सोते रहते हो पूरे दिन? हाँ जी, नहीं सोते? हाँ जी, किस किस को नींद आ रही है? इतना तो इजी टॉपिक था, याद भी करवा दी, और क्या करूं बताओ। चलिए, ब्रेक तो देखो मिलेगा, 10 बजे मिल जाएगा। ऐसे ही होता है, आ जाओ। चलो एक काम करते हैं, अभी 9:05 हो रही है, 9:30 तक एक टॉपिक कराने दो, फिर ब्रेक दूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 25 मिनट्स ओनली। और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1 मिनट जा चुका है, ठीक है? टॉपिक का नाम लिखेंगे मिस स्टेटमेंट। हाँ जी, मिस स्टेटमेंट बोले तो गलती। ओहो, गलती की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने तो। गलती, मैं ना दिमाग में गलतियां याद कर रहा था। हाँ जी, एक गलती थोड़ी ना होगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, तो इसलिए चलो मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स आप लोग बता सकते हो, क्योंकि कल वैसे मैंने समझाया था मिस्टेक्स क्या होंगी। डिफरेंसेस इन सबसे पहला अमाउंट्स, सेकेंड क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देखो याद है आप लोगों को, डिफरेंसेस इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिपोर्टेड इन, कहां पे रिपोर्टेड होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर सारा कहां पे पड़ा हुआ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा है, ठीक है ना? और ये क्यों पड़ा है? रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल। अब जब इन अमाउंट्स में, इन क्लासिफिकेशन में, इन प्रेजेंटेशन में, इस डिस्क्लोजर में गड़बड़ होगी, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? मिसस्टेटमेंट। कहने का मतलब, अगर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होनी चाहिए थी, शुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो एंटिटी ने बना रखी हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर उसमें गैप है तो इस गैप को मैं क्या बोलूंगा? इस गैप को मैं क्या बोलूंगा? मिस स्टेटमेंट। क्या ये बात क्लियर होती है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए थी और कैसी हैं, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस को हम क्या नाम देंगे? इस गलती को क्या नाम दूं? मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट आगे जैसी वर्ड मिस स्टेटमेंट आ जाए तो दो शब्द लव कुश की तरह बताओ क्या है? ड्यू टू फ्रॉड, एरर। फ्रॉड और एरर। अब फ्रॉड बोले तो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल? भाई कोई भी बंदा फ्रॉड करेगा तो जानबूझकर करेगा। और एरर बोले तो गलती, मिस्टेक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनल। बट गलती तो सर गलती है, इसलिए ऑडिटर को उसे आइडेंटिफाई तो करके ठीक करवानी पड़ेगी। यस और नो?
क्या ये बात क्लियर होती है? तो सर फटाफट से आप ना हमारे को एग्जाम्पल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट करा दो, बहुत मन कर रहा है ना? तुम्हारा नहीं कर रहा, मेरा तो कर रहा है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट, मतलब कहते हैं मन ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? सुबह सुबह क्या गरबा खेलने आए हो यहां पे? पढ़ने आए हो तो पढ़ो। यस, एग्जाम्पल्स ऑफ, इतनी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल्स ऑफ मिसस्टेटमेंट करें। सबसे पहला लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट से रिलेटेड सर एग्जाम्पल बताइए। पेपर में क्या लिखोगे एग्जाम्पल अमाउंट से रिलेटेड? जैसे पहला, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है सर। एग्जाम्पल तो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए? इन्वेंट्री की कैलकुलेशन, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए? मेथड्स 3 है मेरे पास, फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो। क्या फीफो से करिए तो ठीक है, वेटेड से करिए तो ठीक है, लीफो से करिए तो नो। अगर मैनेजमेंट ने इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है तो अमाउंट भी गलत कंप्यूट होगी या नहीं होगी? बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। तो वो फिर हमें डिटेक्ट करके वो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करवानी पड़ेगी, ठीक करवानी पड़ेगी, रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, सर इसका मतलब एग्जांपल दे दो सर इसका भी। चलो, आपने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीख लिया अभी तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? कैपिटल बजटिंग हो गया? नहीं हुआ तो सुनो, क्या होता है हमें ना एक, चलो एक सीधी सी बात बताओ, आज के 100 रुपए और कल 5 साल बाद के 100 रुपए की वैल्यू सेम होगी? इन्फ्लेशन इंपैक्ट की वजह से, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की वजह से आज की डेट में जो 100 रुपए में आ रही है, जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी वही चीज 100 रुपए में मिलेगी। मानते हो या नहीं मानते? मानते। तो हम क्या करते हैं, एक डिस्काउंटिंग रेट लेके फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक रेट लेना होता है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंटिंग रेट। और डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर क्या होता है, अगर ये डिस्काउंटिंग रेट एक परसेंटेज की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये डिस्काउंटिंग रेट किसकी फॉर्म में होता है? एक परसेंटेज की फॉर्म में। अब या तो ये परसेंटेज सही होगी या ये परसेंटेज गलत होगी। आप मुझे बताओ परसेंटेज से ये प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? अब दो चीजें, या तो ये प्रेजेंट डिस्काउंटिंग रेट सही है या गलत है। अगर ये सही है तो ओके है, और अगर नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू पीवी, पीवी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, एफवी बोले तो फ्यूचर वैल्यू। कैपिटल बजटिंग में आप लोग सीख लोगे ये चीज। जब कैपिटल बजटिंग करोगे, जिन्होंने कर रखा हो क्या पता, तो वो बता देंगे कि फ्यूचर वैल्यू को हमें प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना होता है, और उसके बेसिस पे हमें देखना होता है कि आज की डेट में हमें कंपेरेबल्स क्या मिल रहे हैं। सर और बताओ एग्जांपल, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं हुआ, आगे आओ। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मेथड किसने बता दिया? रिटर्न डाउन या एसएलएम, ये मेथड्स तो हमें पता है। एंट्रीज कैसे करनी है ये भी हमें पता है। बट इसके जो डेप्रिसिएशन के जो रेट हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? यूजफुल, यस और नो?
अब ये यूजफुल लाइफ या तो सही होगी या गलत होगी। आपने यूजफुल लाइफ गलत ले ली तो डेप्रिसिएशन गलत होगा या नहीं होगा? यस और नो? जो रेट है वो यूजफुल लाइफ पे डिपेंडेंट है या नहीं है, ये बात तो पता होगी, ठीक है ना। तो यहां पे लाइफ का डिपेंडेंट हो गया। अब मैनेजमेंट ने एस्टिमेट ले लिया कि बिल्डिंग की लाइफ इतने साल है। ऑडिटर कहते हैं नहीं, गलत बोल रहे हो, आपने जो ईयर्स एस्टिमेट करे हैं वो गलत करे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। समझ आई बात? यस। थर्ड सी पॉइंट, आपने एसेट्स को क्या कर दिया? ओवरस्टेट कर दिया। क्यों ओवरस्टेट कर दिया? टू इंक्रीज नेटवर्थ। ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ इंक्रीज करने के लिए, सर नेटवर्थ बोले तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। कहते हैं आपने एसेट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। सर एग्जाम्पल ये है कि हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो किस पे रिकॉर्ड करते हैं? यस और बताओ, रिकॉर्ड किस पे करते हैं? रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? अब आपने एक बात बताओ, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने पे 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, तो आपकी बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1 करोड़ रुपए। यस और नो? और आपने क्या कर दिया, अब 1 करोड़ की जो बिल्डिंग आ रही है, आपने उसकी मार्केट वैल्यू पता करी 5 साल बाद। 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, 5 साल बाद वही बिल्डिंग अब 5 करोड़ की हो रही है। तो आपने क्या कर दिया, अपनी बुक्स के अंदर क्या कह दिया कि भाई मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 5 करोड़ हो गया, तो मेरी बिल्डिंग कितनी की अब? 5 करोड़। क्या ये करना सही है? ये करना सही नहीं है। तो आपने अपने एसेट्स क्या कर दिए? ओवरस्टेट कर दिए। आपने प्रॉफिट कम दिखाना है। सर कम प्रॉफिट दिखाने से क्या बेनिफिट होगा? टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो जब टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो पैसे बचेंगे या जाएंगे? बचेंगे। तो प्रोप्राइटर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं या कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? फेक एक्सपेंसेस डाल रहे हैं। सर फेक एक्सपेंसेस बोले तो जैसे डायरेक्टर खुद घूमने गया पर्सनल पे अपने परिवार के साथ, उसने अपने सारे एक्सपेंसेस कंपनी में डाल दिए ये कह के कि मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था। ऐसे थोड़ी ना हो सकता। आप गए हो बिजनेस ट्रिप पे तो आपके बीवी बच्चों का क्या काम? ठीक है, आप लोग घूमने गए हो तो आप जैसे मान लो कहीं घूमने गए, वहां किसी सिनेमा की टिकट ले ली, तो बिजनेस ट्रिप पे सिनेमा का क्या काम? किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए तो वहां पे उसका क्या काम? समझ आ रही है बात? तो यहां पे आप ये एविडेंसेस देख रहे हो कि कंपनी ने क्या कर रखे हैं? फेक या अनरिलेटेड एक्सपेंसेस डाल रखे हैं। फेक तो हो गया जो एक्सपेंसेस कंपनी ने कभी इनकर करे ही नहीं, ठीक है, या फिर अनरिलेटेड जो कंपनी से रिलेटेड है ही नहीं वो एक्सपेंसेस डाल दिए। बात समझ आई? तो ये इधर से क्या बन गया हमारे पास? अमाउंट। क्या आप सबको अमाउंट की 4 बातें? नंबर 1 इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग, आगे डिफरेंस इन अकाउंटिंग, थर्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, एंड लास्ट फेक एक्सपेंसेस। कीवर्ड्स बता रहा हूं। पहला अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा अकाउंटिंग एस्टीमेट, थर्ड ओवरस्टेटिंग एसेट्स, एंड लास्ट फेक एक्सपेंसेस। ठीक है, लिख लिया ना सबने ये? अब अमाउंट के बाद सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन। हाँ जी, कैपिटल नेचर। अच्छा रुको, माइक में बोलना है, मेरे को डांट पड़ती है आपके चक्कर में। माइक में बोलो। हितेश नहीं, नितेश कह रहा था। यस। सर जो कैपिटल नेचर की एसेट्स थी उसको
रिवेन्यू एक्सपेंस शो कर दिया, ठीक जैसे है कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग एग्जांपल उसका। राइट तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? एज रेवेन्यू। बोले तो एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दिया था, किसने दिया था रिपेयर्स का? नहीं, आप लोगों ने दिया था, मैंने तो प्लांट के फाउंडेशन का दिया था। हाँ जी, किसने दिया था भाई रिपेयर्स का एग्जांपल? नहीं पता किसी को, छोड़ो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, और ये प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस कराने से उसकी लाइफ बढ़ गई, तो ये जो खर्चा आपने किया इसे कैपिटलाइज करना है या नहीं करना? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। बट अगर आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया तो वो गलत है, ठीक है। तो आपने अमाउंट में गड़बड़ नहीं करी, अमाउंट सही आ रही है। क्या आपने गलती कहां करी है? क्लासिफिकेशन। बैलेंस शीट की आइटम को आपने किधर रिकॉर्ड कर दिया? फिक्स्ड, मतलब पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। जाना कहां था? फिक्स एसेट, पहुंच गए कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी। देन फिर मैंने क्या बताया? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बोले तो फॉर्मेट किसका? फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लीज। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? एज पर फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पागलो, क्या हो गया? एज पर एप्लीकेबल FRF। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी दिखनी चाहिए? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसका पार्ट है? FRF का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हो? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ी ना बोला है मैंने क्या बोला है? फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखवाया भी था मैंने 2 दिन पहले, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन के बाद आ जाएगा डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर्स आप कैसे करोगे? एज पर एप्लीकेबल FRF, अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस शेड्यूल 3। अगर इसमें भी कोई डिफरेंस है तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? मिस्टेक। क्या यह बात क्लियर होती है या नहीं होती? यस और नो? क्लियर है? तो एक बार इसी टॉपिक को जो अभी हमने पढ़ा नोट्स में से पढ़ लें एक बारी, प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 नोट्स में देखिए, पेज नंबर 2। अब मेरे वाले नोट्स कहां हैं इसमें? ये रहे पेज नंबर 2। ये दिख रहा है आपको टॉपिक? मिस स्टेटमेंट दिख गया? देखो मैंने हाईलाइट करा, आप लोग भी हाईलाइट करो, आप सब भी प्लीज हाईलाइट करो। मिस स्टेटमेंट मिल गया सबको? यस और नो? तो मिस स्टेटमेंट बोले तो डिफरेंस किस किस में? बिटवीन अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर।
of reported financial statement item and as per applicable, ठीक है. Misstatement can arise, misstatement can arise from error or fraud. क्या ये बात क्लियर है? Following are the examples of misstatements could be, जैसे selection of inappropriate accounting policy, differences in the accounting estimate, differences कैसे, जो आपने कंसिडर कर रखे हैं और जो एप्लीकेबल एफआरएफ बोल रहा है. ओवरस्टेटिंग एसेट्स, जैसे एग्जांपल आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट ज्यादा बना दिया डेटर्स कम दिखाने के लिए, ठीक है. एसेट्स को ज्यादा दिखा दिया नेटवर्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है. ओवरस्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया या घटा दिया. आप लोग मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट है या नहीं है? जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग स्टॉक के साथ बहुत खेलती है क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे होता है? प्रॉफिट पे होता है. चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और वाइस वर्सा, difference in the disclosure requirements vis-a-vis its applicable FRF, intentional booking of fake expenses, intentional booking of fake expenses. क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है? डन? यहां से भी आवाज आ रही है. ओके, मेरे को तो पता ही था यहां कोई बैठा अभी तक. ओके, चले. इसी के बाद वीजा वीज मतलब साथ साथ, इन कंपैरिजन टू. वीजा वीज बोलते हैं इन कंपैरिजन टू, ठीक है. आप दो चीज को कंपेयर कर रहे हो, एक तरफ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तरफ शुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. शुड बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने हैं? एज पर एप्लीकेबल एफआर. तो ये जो बिटवीन के रास्ते को जो गैप है इसको बोलते हैं विज़ अविज़. बात समझ में आई? चले आगे. यस प्लीज. आइए क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 23. आइए मेरे साथ, आप सब करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 23. लिखिए टॉपिक के साइड में ना बच्चों, लिखते चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है. उसका बेनिफिट क्या है, आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि इसके साथ या इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना. वो आपको रिवाइज करने में मदद करेगा. तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे. आइए चलिए. ट्वेंटी टू के बाद ही आएगा 23. 24 से पहले भी आ सकता है. पेज नंबर 27, पेज नंबर 20. बेटा ख्याल रखो उसका भी प्लीज. पेज नंबर 27. हाँ जी, ठीक हो आप? जस्ट किडिंग. हाँ जी, पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो कब आया था MTP 24, ज्यादा पुराना नहीं है, इसका मतलब लास्ट ईयर का ही MTP है. लास्ट ईयर का ही MTP है, इसका मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट सा है. तो एक बारी क्वेश्चन रीड करिए. नाखून नहीं खाएंगे बच्चे, घर से खाना खा के आया करो, और नहीं खा के आते तो फिर भी नाखून खाने का कोई मतलब नहीं है. हाँ जी, पेज नंबर 27. पीयूष बातें नहीं. क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23. हाँ जी, 100% अटेंशन प्लीज, 100% अटेंशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब मेरे साथ. CDE Private Limited, a manufacturing company, had made investment in shares of some blue chip companies
Additionally, it had temporarily deposit some of its extra funds in the fixed deposits with the scheduled bank. डिविडेंड आया है, नेट कितना डिविडेंड बैंक में आया है 1,80,000, मतलब टीडीएस काट लिया 20,000 का, टोटल डिविडेंड कितना है इसका मतलब डिविडेंड टोटल कितना है, हाँ जी 2 लाख, जिसमें से 20K का 20,000 का क्या डिडक्ट कर लिया टीडीएस, और बैंक में कितने पैसे आ गए 1.8 लाख। इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, पहले तो इस ट्रांजैक्शन की डिविडेंड की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देखो सर टीडीएस पेबल भी होता है, टीडीएस रिसीवेबल भी होता है, तो टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रेवेन्यू कह सकते हो या डिविडेंड इनकम कह सकते हो, डिविडेंड इनकम अमाउंट्स 1.8 लाख, 0.2 लाख और 2 लाख। ये एंट्री होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, यस दिस शुड बी द जर्नल एंट्री एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अब आपने बोल दिया जर्नल एंट्री एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, यस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिपोर्टिंग भी इसी के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। अब उसने एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, उसने एंट्री पास कर दी 1.8 लाख से सर, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आइए दोबारा देखते हैं, इसने कहा डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना 1.8 लाख, और ऐसी बैंक का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2.7, मतलब 30,000 का टीडीएस हो गया, डन, वर क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24, it has also sold some of the shares resulting into the gain of 5 lakh. The company has shown the above income as other income, ठीक है, टोटल कितनी दिखाई है उसने 9.5, 9.5 कैसे बनाया इसने, 1.8 का तो कहते हैं डिविडेंड आया है, ठीक है, 2.7 का कहता है इंटरेस्ट आ गया, और 5 लाख का क्या आ गया मेरे पास जो मैंने गेन कमाया, ठीक है, शेयर्स बेच के, तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 9.5। क्या ये 9.5 है या 10 है, बताओ क्या ये 9.5 है या 10 है। आइए इसको एक बार स्क्रीन पे मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए उसने क्या कहा, आपको डिविडेंड आया है कितना सर, डिविडेंड बैंक में आया है 1.8, 1,80,000, टीडीएस कितना है डिविडेंड पे, टीडीएस ऑन डिविडेंड 20,000, ठीक है, इंटरेस्ट बैंक में कितना आया है, रिसीव्ड इन बैंक कितना 2,70,000, 2,70,000, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट 30,000, राइट, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 5 लाख। अब आप लोग मुझे बताओ टोटल इनकम कितनी हुई मेरी, टोटल इनकम हुई कितनी है, डिविडेंड सर मुझे मिला है 2 लाख का, इंटरेस्ट मेरे को मिला है 3 लाख का, और गेन जो मुझे हुआ है टोटल कितने का हुआ 5। उसने क्या करा, कहता है उसने डिविडेंड जो बैंक में आया इनकम सिर्फ इतना बनाया, इंटरेस्ट जो बैंक में आया सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट किया, और गेन जो आया बैंक में उतना ही रिकॉर्ड करा एज रेवेन्यू, तो उसने रिकॉर्ड कितना कर लिया सिर्फ 9.5। क्या उसने सही रिकॉर्ड किया, पहले बताओ क्या ये गलती है या नहीं है, पहले तो गलती की बात करेंगे, कौन सी गलती है वो तो बात की बात है, पहले बताओ क्या ये गलती है, होने चाहिए थे कितने 10 लाख, दिखाए कितने हैं 9.5 लाख, गड़बड़ हो गई, शुड बी 10, रिपोर्टेड कितने 9.5, गैप को क्या बोलेंगे हम
मिस स्टेटमेंट। बात समझ आया वो गैप का इससे बोल रहा था मैं। तो देखिए, तो यहां पे इसने क्या बोला सबसे पहले, अच्छा आगे देखते हैं। नो अदर इनकम इज फर्निश्ड डन एज एन ऑडिटर डिस्कस द अबव सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूट अ मिसस्टेटमेंट और नॉट, इफ यस स्टेट सम फ्यू एग्जांपल्स। तो देखिए, मिसस्टेटमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, चार वर्ड बताओ, अमाउंट, क्रिएशन, प्रेजेंटेशन एंड, चलो ये चारों मिलेंगे। किसके बीच में ये डिफरेंसेस होने चाहिए चारों के? रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरए। तो रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरए। इन द गिवन सिचुएशन, ये देखो अब सिचुएशन बताई है इन्होंने। इन द गिवन सिचुएशन there is a difference in the amount to be recorded as well as in disclosure of a financial statement from what it is required in accordance with the applicable reporting framework. The company should have recorded gross amount of dividend and interest amounting to rupees 2 lakh and 3 lakh. Accordingly, amount recorded under the head other income should be कितनी होनी चाहिए? 10 lakhs, 3 लाख इंटरेस्ट के, 2 लाख डिविडेंड के, 5 लाख गेन के। ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी शेड्यूल 3 भी यही बात बोलता है। तो क्या इनो में स्टेटमेंट हुई है? यस हुई है। अब एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस करे कि कैपिटल नेचर को रेवेन्यू दिखा दिया, एसेट्स ओवरस्टेट कर दिए, फेक एक्सपेंसेस डाल दिए, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, डिफरेंस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। देख रहे हो, ये सारे आपके क्या बन जाएंगे यहां पे? एग्जांपल्स। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा? मैनेजेबल लगा? देखो बच्चों, मैं आपको सिर्फ एक अच्छे से गाइड कर सकता हूं, मेहनत तो लास्ट में आप ही ने ही करनी है। मैं कोशिश कर सकता हूं कि मेन मेन बातें आप लोग याद रख लो, ठीक है, बट याद तो फिर भी आप लोगों ने ही करना है। समझ आया क्वेश्चन? इजी लगा? मैनेज कर पाओगे? ऐसा तो नहीं लगा कि सर टॉपिक कर लिया और अभी तक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो वी कैन नॉट मैनेज, बिकॉज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। आपको टॉपिक बहुत समझ आ जाएंगे। थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से खुद पूछता हूं, जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरे साथ सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में यही होता था। हमारे टाइम में थ्योरेटिकल में लॉ होता था, ऑडिट था, और एक इसका सब्जेक्ट होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिट। अब ये जो आईटी वाला सब्जेक्ट हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो अच्छे से हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम किस में आती है? सिर्फ लिखने में। और लिखने में प्रॉब्लम भी तभी ज्यादा आती है जब आप रिटेन कम कर पाते हो, जब आपको ये कम याद आता है कि मुझे लिखना क्या है। ठीक है ना? आप सबको समझ सारे सब्जेक्ट आते हैं क्योंकि टीचर सारे अच्छे हैं, टीचर्स तो सारे ही अच्छे हैं, टीचर्स तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, आप लोग समझ भी रहे हो, बट दिक्कत कहां आ रही है? लास्ट में लिखने में। तो लिखने के लिए ऑडिटिंग में सिर्फ एक ही रूल है, वर्ड्स। जो आपका एग्जामिनेशन में जो आपके मार्कशीट चेक करेगा वो सिर्फ वो वर्ड्स ढूंढेगा, इसलिए मैं आपको वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस करता हूं कि चलो इधर उधर की इंग्लिश खराब होगी कोई बात नहीं, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या पता गड़बड़ हो गई लिखते हुए, कोई बात नहीं, बट अगर आपने वो वर्ड्स लिख दिए तो इंस्टीट्यूट आपके नंबर ज्यादा नहीं काटेगा। बट अगर आपने बिल्कुल ही लेमैन लिख दिया फिर तो बात ही नहीं बनेगी। समझ आ गई बात? क्लियर है टॉपिक? यस और नो? चलिए इसी बात पे हो जाए मटेरियल में स्टेटमेंट। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, इतू सा टॉपिक है, अभी हो जाएगा। आज तो ज्यादा लिखवा रहे हो सर, 2 दिन की बात है, कल भी नहीं लिखवाया। 2 दिन में एक बार तो बनता ही है। अब वैसे जो कल का लेक्चर भी जो होगा ना वो कुछ इधर उधर की बातों पे ही होगा, ठीक है? आ जाओ। बोर हो गए ऑडिट में? इतनी बोरिंग क्लास है?
इतनी बोरिंग नहीं कह सकता, होगी बट इतनी नहीं होगी, है ना भाई। चलो अब मेरे को तो खुश रहने दो, चाहे मैं सदमे सदमे कह रहा हूं, ड्रीम में ही क्यों ना हूं, सदमा क्यों बोल रहा हूं। मेटीरियल मिस स्टेटमेंट, बच्चों मिस स्टेटमेंट बनी थी गलती ड्यू टू फ्रॉड एरर, फ्रॉड और एरर की वजह से मिसस्टेटमेंट हो गई। अब बताओ गलती तो मिल गई, अब क्या सारी गलतियां से डर लगता है ऑडिटर को? ऑडिटर को दिक्कत किससे होगी, परेशानी किससे होगी? मटेरियल से। अगर वो गड़बड़ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, इंपैक्टफुल है, ठीक है, तो वो ऑडिटर उसको ज्यादा ध्यान से देखेगा, ज्यादा ध्यान से उसके लिए एविडेंसेस लेगा। एविडेंसेस किसके लिए लेता है वो, बताइए? एविडेंसेस किस लिए लेता है वो? ऑडिट ओपिनियन बनाने के लिए। अब एक बात देखिए, एक एग्जाम्पल नोट करिएगा। एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 10,000 करोड़, हमें मिसस्टेटमेंट मिली है, मिसस्टेटमेंट मिली है फॉर एन एग्जाम्पल 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, 10 लाख की, 10 रुपए की। गड़बड़ तो गड़बड़ है, ये सुनो, मिसस्टेटमेंट तो मिसस्टेटमेंट ही है। अब इनिशियली आप लोग मुझे बताओ, आपके लिए कौन कौन सी मटेरियल है? 10 वाली मटेरियल है या नहीं है? कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी इंपैक्ट तो होगा। 100 करोड़ वाले का तो बिल्कुल ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 10 लाख वाले को एक बारी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, देखने के लिए कि कहीं रिपीट तो नहीं हो रही, ठीक है, एक बारी के लिए असाइड कर सकते हैं। और 10 वाली को, 10 रुपए को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऑडिटर बता देगा ठीक कर लोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? कहते हैं मैं तो ओवरऑल चेक करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे कैसे चेक करने हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मुझे चेक करने हैं, और इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा कुछ ट्रांजैक्शंस, सारी ट्रांजैक्शन चेक करूंगा या कुछ करूंगा? कुछ ट्रांजैक्शन चेक करूंगा। किसके लेवल के बेसिस पे? बेस्ड ऑन विच लेवल? मेटीरियलिटी। रुको मैं दोबारा लिख देता हूं स्पेलिंग ना। मेटीरियलिटी, एक मेटीरियलिटी लेवल के बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा ट्रांजैक्शन, और उन ट्रांजैक्शन से अपना ओपिनियन बनाऊंगा कि क्या अगर वो सारी ट्रांजैक्शन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर वो सारी ट्रांजैक्शन या कुछ में गड़बड़ है तो मैं अपने प्रोसीजर्स इंक्रीज करूंगा। कहने का मतलब, मैंने कल एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, वो दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। मैं ये कहा था, एक साइकिल किया था सर, कौन सा? तो एक बारी ना वो ऑडिट साइकिल पढ़ते हैं पहले, फिर दोबारा आऊंगा इसके ऊपर में, क्योंकि ना मुझे फिर एविडेंसेस, प्रोसीजर वर्ड यूज करने हैं। देखो ऑडिट साइकिल क्या है? सबसे पहला स्टेप ऑडिट, इससे पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं वो बाद में करेंगे, बट अभी क्या करेंगे हम? ऑडिट जब स्टार्ट करेंगे तो ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? वे ऑफ डूइंग। कैसे ऑडिट करोगे उसको क्या बोल रहे हैं हम? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर से हमें क्या मिलने वाला है? ऑडिट एविडेंसेस। एविडेंसेस से मेरे को क्या बनाना है? ऑडिट ओपिनियन। और ऑडिट ओपिनियन को मैं फिर क्या कर दूंगा?
रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट कर दूंगा, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। ठीक है, अब एक बात बताइए, मेरे को जो एविडेंसेस चाहिए वो कैसे होने चाहिए? एविडेंसेस कैसे चाहिए मुझे? पहले तो क्वांटिटी में चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ एक ही एविडेंस से मैं सारे डिसीजन ले लूंगा? मैं अपने एक डिसीजन को भी वेरीफाई करूंगा दूसरे एविडेंसेस लेके। तो यहां पे क्या बनेगा? क्वांटिटी। और दूसरा क्या होगा? क्वालिटी। क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सफिशिएंट। क्वालिटी को क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट। तो मेरे एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंसेस। कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। क्या ये वर्ड समझ आता है सबको? मेरे एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए, मतलब एक ट्रांजैक्शन को, जो भी मैं अपना डिसीजन समझ रहा हूं, उसको सपोर्ट कौन करेगा? मल्टीपल एविडेंसेस। वो एविडेंसेस क्वालिटेटिव होने चाहिए एंड क्वांटिटेटिव होने चाहिए। क्योंकि हम वर्ड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट। समझ आई बात? जिसको बोलते हैं SAAE, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। ठीक है, तो यहां पे जब एज अ होल मैं मेटीरियलिटी लेवल पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी, तो मैं यहां पे अब क्या गैदर करूंगा? बताओ, यहां पर अब मैं क्या गैदर करूंगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस बोले तो सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस। किस लिए? टू फॉर्म एन ओपिनियन। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? वेरी गुड। पेज नंबर, होमवर्क दे रहा हूं, पेज नंबर 3 पे दो नन्हे मुन्ने से टॉपिक है, नन्हे मुन्ने से हैं, ज्यादा भी बड़े नहीं है। देखिए, क्या ऑडिट मैंडेटरी है? ये हम कर चुके टॉपिक। इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपनीज के लिए है कंपल्सरी। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक टैक्स लॉस के अंदर करवा सकते हैं अगर उनकी टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर जाती है। ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। ठीक है, ये बात होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, बेसिक सा क्वेश्चन है, कर सकते हो ये बात? बस यही वाला था। ये मैं बात वैसे तो कर दे सकता हूं होमवर्क में, मैं देना नहीं चाहता। आज के लिए ये टॉपिक सिर्फ रीड करके आएंगे। पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे रीजनेबल एश्योरेंस है, मिल गया? सिर्फ रीड करके आना। समझ आ वैसे दिया मैंने, आप लोग जब रीड करोगे ना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, बट एक बार ही रीड जरूर करके आना। कोई परेशानी है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? क्या लगता है ऑडिट में पास हो जाओगे अगर चलते रहे ठीक तो? कॉन्फिडेंस बिल्ड करते चलो प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ लर्न करते चलो, ठीक है? ऐसे दीवार गिर जाएगी, दीवार के सहारे। हाँ जी, ऑल डन, थैंक यू सो मच।